नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और यूजीसी को एक बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इसे केंद्र सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सामान्य वर्ग के छात्र और संगठन ये मांग कर रहे थे ये नियम वापस लिए जाएं, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थी। भाजपा के कोई नेता या मंत्री बयान देने से बच रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे और हम भेदभाव को मिटाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान कब तक इस तरह से भेदभाव को मिटाते रहेंगे, और क्या धर्मेंद्र प्रधान आजीवन शिक्षा मंत्री रहेंगे? वो कब तक इस तरह के भेदभाव देखेंगे? कानून तो एक बार बन जाएगा तो हमेशा के लिए कानून बना रहेगा। हमने पहले भी कई कानूनों को देखा जिनमें जमकर दुरुपयोग किया जाता है, चाहे आप SC/ST कानून की बात करें, PMLA कानून की बात करें, या फिर दहेज प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न कानून की बात करें। इन कानूनों का जबरदस्त दुरुपयोग भारतीय समाज में देखा जाता है। उन्हीं में शामिल हुआ अब एक ये नया कानून यूजीसी भी था। यूजीसी ने अपने नए नियमों में कई बड़े बदलाव किए, जिसके बाद छात्र संगठन और सामान्य वर्ग के जो संगठन थे वो सड़क पर आ गए। लोगों ने सरकार से मांग की कि सरकार को इस तरह से नियमों को वापस लेना चाहिए, और भाजपा के खुद के कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बावजूद इसके सरकार या पार्टी के किसी नेता ने अब तक इस मामले पे कुछ नहीं बोला, वो चुप्पी साधे हुए नजर आए। लेकिन सरकार को इस तरह के नए नियमों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यूजीसी क्या चाहता था? इसके पीछे सरकार की क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या वास्तव में ये कोई इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए लाया गया था, जो जातिगत भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए लाया गया था, या फिर ये एक सरकार का सोची समझी रणनीति और मास्टर स्ट्रोक्स था कि वो अपने इस नए कानून से, नए नियम से ओबीसी और SC के जो जाति के मतदाता हैं उनको साधने का काम कर रहे थे? हमने पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया, और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं उस चुनाव में हिट रहा, और पीडीए का एक बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव लगातार बनाते हुए नजर आए। इसके बाद बीजेपी इसकी काट निकालने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन पीडीए की काट अब तक भाजपा के पास नहीं है। तो क्या सिर्फ इस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूजीसी के इस तरह के नए नियमों को बनाया गया? और अगर हाँ, तो फिर जनरल के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों किया गया? सामान्य वर्ग के छात्रों ने जबरदस्त नाराजगी, आक्रोश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और सरकार से ये मांग की कि इसको वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने इनको वापस लेना उचित नहीं समझा। अभी ये केवल ड्राफ्ट थे, ये आगे चल के लोकसभा राज्यसभा में पेश होते, फिर वहां से ये कानून बनते, और कानून बनते तो जबरदस्त तरीके से सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता। इसका सीधे तौर पर नुकसान सामान्य वर्ग के छात्रों को होता, और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़े स्तर पर दुरुपयोग होता हुआ दिखाई देता। यह बात सत्य है कि ओबीसी या SC के साथ हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, बहुत समय से होता आया है, आज भी हो रहा है, और इसको लगातार कम करने के लिए कई तरह से सरकारें और सामाजिक संगठन प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हमारे समाज में इस तरह का भेदभाव हो रहा है। तो इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए सरकार जो नियम लेके आई, क्या वो सही था? एक के साथ भेदभाव को खत्म करने के लिए आप क्या दूसरे के साथ भेदभाव करना शुरू कर देंगे? आरक्षण एक अलग मुद्दा है, आरक्षण लोगों को अवसर प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे बात समानता की थी। समानता हमारा अधिकार है, अधिकार को कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है। आर्टिकल 14 के तहत यही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जब डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन कर रहे थे। जनरल का व्यक्ति केवल इसलिए शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि वो जनरल है। यदि जनरल के साथ भेदभाव हो रहा है, उसको उसकी जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो क्यों पीड़ित नहीं हो सकता? इस तरह के नए नियमों ने उनको क्यों पीड़ित नहीं माना? जनरल के विरुद्ध शिकायत यदि कोई SC/ST या ओबीसी करता है तो 24 घंटे के भीतर कॉलेज प्रशासन पे यह दबाव था कि उसको एक्शन लेना ही था। कॉलेज प्रशासन बिना किसी जांच के कैसे 24 घंटे में एक्शन ले सकता है? ये यूजीसी के जो नियम बनाने वाले लोग थे, जो इन नए नियमों के निर्माता थे, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने किस हिसाब से ये तय कर लिया कि 24 घंटे के भीतर कोई भी कॉलेज प्रशासन ये सक्षम हो जाता है जानने में कि गलती किसकी है? और अगर कॉलेज प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है तो कॉलेज के ऊपर और यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी गाज गिर सकती है, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। इस तरह के गलत नियम थे। फर्जी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती इन नए नियमों के मुताबिक। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नए नियम
का कितना दुरुपयोग होता। अगर आप गौर करें तो पिछले जो नियम थे उनमें यदि कोई गलत शिकायत करता है, झूठी शिकायत करता है, तो उसके विरुद्ध आर्थिक दंड का प्रावधान था, उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जब नए नियम आए तो उनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गलत शिकायत करता है, कोई व्यक्ति मतलब जनरल का कतई नहीं, कोई व्यक्ति मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग या महिला, किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर, शिक्षक पर या प्रोफेसर या स्टाफ पर कोई शिकायत करते हैं तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर उनकी शिकायत फर्जी पाई जाती है। ऐसे तो फिर इस शिकायत का ऐसे तो फिर इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता। हर कोई रोज शिकायत करता, कोई भी मुंह धुल के चला आता और कहता कि फला जनरल टीचर ने मुझे मेरे जात के आधार पे मार्क्स कम दिए, फला व्यक्ति ने मेरी जात के अकॉर्डिंग मुझसे भेदभाव किया, और इस तरह से समाज में भेदभाव की भावना फैलती, जो कि कतई स्वीकार नहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को बारीकियों से समझा और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई सरकार से, और यूजीसी से लिखित जवाब स्पष्टीकरण मांगा और 19 मार्च को वो डेट दी जब दोबारा से इस मामले में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के वकीलों ने भी समय मांगा। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, और उन्होंने भी समय की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अगले 19 मार्च को ये तारीख दी है कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए सरकार इस तरह के नए नियमों को लेके आई, या फिर ये सरकार की रणनीति थी, सरकार अपने वोट बैंक के खाते इस तरह की चीजें करती है? और सर्वण समाज के साथ जो इस वर्तमान की केंद्र सरकार ने किया, तो क्या वो समाज अब सरकार के इस काम को भूल जाएगा, या आने वाले समय में इसके राजनीतिक फायदे नुकसान क्या होंगे? ये भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि हमने देखा 2024 के चुनाव में जो प्रकरण हुआ, गुजरात के बयान आया गुजरात से रूपाली का, उसके बाद किस तरह से पश्चिमी यूपी समेत तमाम जगहों पे बड़े आंदोलन हुए, और कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 24 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो क्या आने वाले 27 या 29 के चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि मैसेज तो जनरल समाज में ये गया कि केंद्र की सरकार किसी की सगी नहीं है। पहले ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते थे, और अब हिंदुओं में ही डिवीजन करते हैं। डिवीजन करके राज करने की नीति, फूटो और राज करो की जो नीति है, वही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ऐसा तमाम जनरल समाज से जो लोग हैं उनका मानना है। जाते जाते आपको इन 4 पंक्तियों के साथ छोड़ जाते हैं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम है रखें, बहती धारों का क्या होगा, सूखी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।